स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट करी थी उसका यह चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। इन प्रैक्टिस सेट में सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप भी साथ में सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो ऑप्शन है द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो बाल्यावस्था का ही प्रकार होता है उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 3 भागों में, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में बांटा गया है। तो उत्तर बाल्यावस्था को 7 से 12 वर्ष माना गया है और इस उम्र में बालक द्रव्यमान, संख्याएं और क्षेत्र के बारे में परिवर्तन समझने लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है बालक की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई में विकास, बालक का बौद्धिक विकास व मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का विकास होना। तो बाल विकास का अर्थ यही होता है कि बालक का विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है और इसके अंतर्गत उन सभी विकास आते हैं जो बालक के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वह शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो। इसका अर्थ है कि उसका सर्वांगीण विकास होता है, संपूर्ण विकास होता है। तो बाल विकास का अर्थ यही होगा कि बालक का सर्वांगीण विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से कैसा होता है? तो ऑप्शन है कम होता है, अधिक होता है, समान होता है या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा देखा जाता है कि शैशवावस्था में एक बालक का भार बालिका की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन है बालक की भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए, उसकी पुस्तकों की विषय सामग्री में रोचकता और विभिन्नता होनी चाहिए, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए या उपर्युक्त सभी। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें बालक की भाषा के ज्ञान पर बल देना हो, उसकी पुस्तकों के विषय में सामग्री को रोचक और भिन्नताएं होना हो, बालक के विभिन्न प्रकार की रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए बालक की शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो एक अध्यापक का दृष्टिकोण यही होता है कि उसकी क्लास में, उसकी कक्षा का प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन है विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में अगर हम इसमें देखें तो सर्वोत्तम कथन यही है कि त्रुटियां, इसका मतलब गलतियां, अधिगम का मतलब सीखने की प्रक्रिया,
का ही भाग हैं। तो गलतियां सीखने की प्रक्रिया का ही भाग हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? तो ऑप्शन है नियमित पाठ्यचर्या की पढ़ाई, किंतु उन्हें काम के लिए दोगुना समय देंगे, उन्हें आवश्यक बातें रटा देंगे, उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसा खर्च करने, हिसाब रखने आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे, उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने देंगे। तो एक बालक अगर मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको ऐसी एक्टिविटी करवाएंगे जिससे वह मानसिक रूप से सक्षम हो सके, जैसे कि उसे अकेले यात्रा करने भेज देंगे, पैसा खर्च करने के लिए, हिसाब रखने के लिए आदि, ये व्यवहारिक क्रियाकलाप करवाएंगे जिससे कि उसका जो मानसिक विकास पिछड़ा हुआ है वह सुधर सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिछड़े बालक की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? तो ऑप्शन है विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था या उपर्युक्त सभी। तो एक पिछड़े बालक की शिक्षा के स्वरूप में ये सभी बातें सम्मिलित हैं, जिसमें विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था। तो ये सभी बातें सम्मिलित है इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास के अंतर्गत समुदाय में समाज कल्याण की अपेक्षा किस पर अधिक बल दिया गया है? तो ऑप्शन है राजनीतिक विकास का, आर्थिक विकास का, धार्मिक विकास का या सामाजिक विकास का। तो सामुदायिक विकास के अंतर्गत समुदाय के समाज कल्याण की अपेक्षा आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण समुदायों के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई। भारतवर्ष के गांव को किस प्रकार की समस्याओं से अधिक जूझना पड़ता है? तो ऑप्शन है सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, शैक्षणिक समस्या या यह सभी। तो भारत के ग्रामीण समुदायों के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी, क्योंकि भारतवर्ष के जो गांव हैं उसमें सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या और शैक्षणिक समस्या, इन तीनों समस्याओं को से जो गांव के लोग हैं उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास को विकास की किस विचारधारा के रूप में ग्रहण किया जाता है? तो ऑप्शन है ऐच्छिक, वैकल्पिक, बहुवैकल्पिक या संतुलित। सामाजिक विकास को विकास की वैकल्पिक विचारधारा के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन और विकास के दायरे में कौन सा क्षेत्र बाहर नहीं जाना चाहिए? तो ऑप्शन है समाज, देश, जलवायु या जनसंख्या। तो परिवर्तन और विकास के दायरे में पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जनसंख्या परिवर्तन और विकास के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की उन्नति के बारे में पूछने का प्रश्न है, निर्धनता, बेरोजगारी और अवमानवता के बारे में पूछना, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन है अमीन जमीर, एजी फ्रैंक, ड्रेजीन, डुडलेसीरस। तो इन्होंने यह कथन पूछा है कि यह कथन किसका है कि किसी देश की उन्नति के बारे में प्रश्न पूछने का प्रश्न है, निर्धनता, बेरोजगारी और अवमानवता के बारे में पूछना। तो यह कथन डुडलेसीरस का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डुडलेसीरस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आयरन का भरपूर स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, और यहां पर है अंडे या सोयाबीन। तो आयरन का भरपूर मात्रा में जो स्रोत है वह हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरी पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है 500 से 1000 किलो कैलोरी, 1000 से 1200 किलो कैलोरी, 2500 से 3500 किलो कैलोरी, 1800 से 2000 किलो कैलोरी। तो बच्चों को प्रतिदिन 1000 से 1200 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में पाए जाने वाले सेल्यूलोज का कार्य होता है। तो ऑप्शन है यह रुक्षांश के रूप में कब्ज को रोकता है, भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, या उपर्युक्त सभी। तो भोजन में पाए जाने वाले सेल्यूलोज का कार्य रुक्षांश के रूप में कब्ज को रोकता है या रोकना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोटीन का कार्य क्या है? तो ऑप्शन है एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि व विकास, शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव, उपर्युक्त सभी। तो प्रोटीन का कार्य एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि व विकास करना, शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव करना। तो ये प्रोटीन के सभी कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है? तो ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, या विटामिन डी। तो याद रखिए कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं होता है। तो जो वसा में विलेय नहीं होता है वह विटामिन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसके स्रोत सबसे अच्छे नींबू या खट्टे फल होते हैं, जैसे कि संतरे या हरी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन है बेरी रोग, बिटोटस स्पॉट्स, स्कर्वी, या यह सभी। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग बिटोटस स्पॉट्स है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिटोटस स्पॉट्स। और बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है, और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां के दूध में पाए जाने वाला वह विशिष्ट पदार्थ जो बच्चों की आंत में लैक्टोबैसिलस बाइफिड्स बैक्टीरिया की वृद्धि को प्रेरित करता है, वह क्या है? तो ऑप्शन है मेकोनियम, विफिडस कारक, कोलेस्ट्रम, या इनमें से कोई नहीं। तो मां के दूध में पाए जाने वाला जो विशिष्ट पदार्थ है वह विफिडस कारक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विफिडस कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आयु समूह के संक्रमणों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है? तो ऑप्शन है बुढ़ापा, युवा, बच्चा, या शिशु। तो आयु समूह के संक्रमणों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाने वाला शिशु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिशु, जो अपनी आयु समूह के संक्रमणों से सबसे ज्यादा संवेदनशील, इसका मतलब उसे संक्रमणों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन है 1500 मिलीग्राम, 1250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम।
तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन 500 मिलीग्राम कैल्शियम आवश्यक होता है, रोज 500 मिलीग्राम लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय से पूर्व होने वाले शिशु का चिन्ह। तो ऑप्शन है संधि रेखाएं व फॉन्टेनेल्स चौड़ी, लंबाई 45 सेंटीमीटर या इससे कम, वजन 2500 ग्राम या इससे कम, या उपर्युक्त सभी। तो एक जो समय से पहले या समय से पूर्व बच्चा हुआ है तो उसके जो चिन्ह होंगे उसमें संधि रेखाएं व फॉन्टेनेल्स चौड़ी होंगी, लंबाई उसकी 45 सेंटीमीटर या इससे कम हो सकती है, वजन उसका 2500 ग्राम या इससे कम हो सकता है। तो ये सभी उसके चिन्ह हैं या ये सभी चीजें उसमें पाई जाएंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी मात्रा लेनी आवश्यक है। तो ऑप्शन है 1.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 3 ग्राम या 1 ग्राम। तो गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कैल्शियम की मात्रा लेनी चाहिए, वह है 1 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। तो ऑप्शन है बीकानेर, कोटा, टोंक, धौलपुर। तो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता जिस रियासत ने नहीं की थी वह कोटा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा। और इसी के साथ एक और चीज याद रखिए कि 1857 की क्रांति के समय जो कोटा के शासक थे वह थे महाराव रामसिंह। तो याद रखिए प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे। तो महाराव रामसिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में निम्न में से किस वर्ष नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन है 2021, 2013, 2009 या 2018। तो याद रखिए कि 2009 में राजस्थान राज्य में 13 जिला कलेक्टरों और विभाग अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2009। राजस्थान राज्य प्रशासन सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में 2009 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संत का नाम बताइए जिसने खड़ी बोली मुक्तकों की रचना की है। तो ऑप्शन है कबीर, दादू दयाल, धन्ना या रहीम। तो दादू दयाल ने खड़ी बोली मुक्तकों की रचना की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादू दयाल। और इसी के साथ याद रखिए कि दादू दयाल का जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था और ये कबीर के मुख्य शिष्यों में से एक थे। और साथ ही याद रखिए कि इनका प्रशासनिक नाम महाबली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। तो याद रखिए कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो ऑप्शन है 1773, 1771, 1785 या 1793। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन है 16, 24, 25 या 22। तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुने। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, तो ऑप्शन है ज्ञानी, ज्ञाता, जिज्ञासु या ज्ञानेंद्र। तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, इसके लिए हम अगर एक शब्द चुने तो वह होगा जिज्ञासु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासु। इसी प्रकार एक और प्रश्न है कि ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, तो ऑप्शन है निरामिष, नास्तिक, नश्वर, निष्कपट। तो ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नास्तिक। और ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार में उपसर्ग क्या है? तो ऑप्शन है आ, अधिक, अधि या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी शब्द का अगर उपसर्ग पता करना है तो उसका संधि विच्छेद कर लेंगे, जिससे कि हमें उसका उपसर्ग पता चल जाएगा। तो अधिकार का संधि विच्छेद होगा अधि धन कार। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वह अधि है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से पन प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बना है? तो ऑप्शन है असलीपन, मोटापन, बचपन या मीठापन। तो जो पन प्रत्यय लगाकर शब्द बना है वह है बचपन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ चुने। उड़ती चिड़िया पहचानना, तो ऑप्शन है पक्षियों का विशेषज्ञ होना, चालाकी भांप जाना, सावधान रहना, अटकलें लगाना। तो उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ होगा चालाकी भांप जाना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चालाकी भांप जाना। एक और मुहावरा दिया है अंगारों पर लेटना, तो ऑप्शन दिए हैं बहुत परेशान होना, दुखी होना, चिंता करना या उतावला होना। तो अंगारों पर लेटने का अर्थ है बहुत परेशान होना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत परेशान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं या किस में करते हैं? तो ऑप्शन है फाइल टाइप को पहचानने में, फाइल के नाम में, फाइल को सेव करने में या फाइल का नाम खो ना सके इसके लिए। तो फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल फाइल टाइप को पहचानने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस की वह फील्ड जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं वह क्या करती है? तो ऑप्शन है व्यक्ति की भावनाओं तथा विचार को बदलता है, एक बफर की तरह कार्य करता है जो मनुष्य को निर्णय लेने की क्षमता से मुक्त करता है, या मनुष्य की इंद्रियों, विचारधारा तथा क्रियाओं की नकल करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर साइड की वह फील्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है वह मनुष्य की इंद्रियों, विचारधाराओं और क्रियाकलापों की नकल करने की कोशिश करता है या नकल करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ऑप्शन है 12 दिन में, 20 दिन में, 24 दिन में या 18 दिन में। तो एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो इसके एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/12। अब इन्होंने कहा है कि ये ए का एक दिन का कार्य है 1/12, और इन्होंने कहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/8। अब फिर पूछा है इन्होंने कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो जो ए का कार्य है वह कितना है? 1/12, और हमें बी का कार्य निकालना है, तो टोटल कार्य कितना है? 1/8। अब हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12। तो यहां से एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 24,
और यहाँ से ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो अब ये हो जाएगा 1/24। तो जो बी का एक दिन का कार्य आया वह कितना आया? 1/24। तो बी इसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 दिन में। बी अकेला इसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 गुणा 217 प्लस 183 गुणा 183। तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 217 गुणा 217 प्लस 183 गुणा 183। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि 217 का स्क्वायर प्लस 183 का स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर इसको हम तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा, यहीं पर इसको तोड़ देंगे तो 217 को ऐसा लिख सकते हैं हम 200 प्लस 17 प्लस 183 को तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200 माइनस 17। 200 में से 17 घटाएंगे तो 183 होंगे, और 200 में से 17 जोड़ेंगे तो 217 होंगे। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया कि जो होता है 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस होता है होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ए प्लस बी, ए की जगह है 200 और बी की जगह है 17। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा ये होता है कि 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए की जगह है 200 तो 200 का स्क्वायर प्लस बी की जगह है 17 तो 17 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 ब्रैकेट में 200 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ये 289। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 40289 और इनटू में है 2। तो इसमें अब इसका इनटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 80579। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे इसको तो 8080578 तो ये है बी। तो इसका राइट आंसर होगा 80578। यहाँ पर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है? तो यहाँ पर 7 का स्थानीय मान और जातीय मान पूछा है और उसमें अंतर पूछा गया है। तो 7 का स्थानीय मान होगा 7 और 7 के बाद जितने भी अंक होंगे उनको 0 ले लेंगे। तो 1 2 3 तो 3 0 ले लेंगे। तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। और अब बात करते हैं 7 के जातीय मान की। तो 7 का जातीय मान कितना होगा? 7 ही होगा, वही अंक होता है जातीय मान। तो अब इन्होंने अंतर पूछा है दोनों का, तो इसमें से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6993। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6993। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, तो हमारे साथ जरूर बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।